हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए क्लास 10 के सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का एक मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। और इस मॉडल पेपर में हम लोग टोटल 50 मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, जो आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 50% में से बहुत सारे परसेंट जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा, क्योंकि ये 50% जो है ना आपका बिहार बोर्ड के ओरिजिनल मॉडल पेपर पर आधारित है। तो दोस्तों अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा शुरू से लेकर आखिरी तक, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कह रहा है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दे इटली को, या फिर फ्रांस को, या फिर हंगरी को, या फिर यूनान को। तो दोस्तों यूरोपीय सभ्यता का पालना जो है ना किसको कहा जाता था, यूनान को कहा जाता था। यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या करा है कि 1977 की ऑप्शन देखिए क्वेश्चन से करा है कि 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपको था पीटर, या फिर अलेक्जेंडर प्रथम, या फिर निकोलस प्रथम, या फिर निकोलस द्वितीय। तो दोस्तों 1917 की रूसी क्रांति के समय जो है ना निकोलस द्वितीय का शासन था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन से करा है कि वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए में आपका दिया सिलोन, या फिर मिलोन, या फिर कोलोन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को जो है ना कोलोन कहा जाता था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न को। देखिएगा क्या करा है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपको दिया मैग्नीज को, या फिर बॉक्साइट को, या फिर लोहा को, और ऑप्शन डी में आपका दिया सोना को। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं लोहा खनिज को जो है ना उद्योगों की जननी माना गया है, क्योंकि लोहा का उपयोग जो है ना बड़े बड़े उद्योगों में अत्यधिक मात्रा में होता है, इसीलिए जो है ना लोहा खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को। देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था, यानी कि कितना वर्ष पहले गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। ऑप्शन ए में आपका 20 करोड़ वर्ष पूर्व, या फिर 20 लाख वर्ष पूर्व, या फिर 20,000 वर्ष पूर्व, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण जो है ना लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान के बिहार बोर्ड पर आधारित 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सेलेक्ट किए हैं, और ये 50% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 50% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन मिलेगा, उस बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा सब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न क्या कराए कि भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है। ऑप्शन ए में आपका जीवन निर्वाह कृषि, या फिर विस्तृत कृषि, या फिर बागानी कृषि, और ऑप्शन डी में आपका दिया व्यापारिक कृषि। तो दोस्तों भारत में जो है ना जीवन निर्वाह कृषि की प्रधानता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या करा है कि इनमें सत्ता के साझेदारी का एक सही लाभ क्या है। ऑप्शन ए में आपका दिया अस्थिरता एवं आंतरिक कलह से बढ़ोतरी, या फिर मतभेदों की में वृद्धि, या फिर समुदायों के मध्य टकराव में कमी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब। काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं सत्ता के साझेदारी का एक सही लाभ है ना समुदाय के मध्य टकराव में कमी, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 8वां प्रश्न को। देखिएगा क्या करा है कि नगर निगम के मुख्य प्रशासक को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आयुक्त, या फिर अध्यक्ष, या फिर नगर प्रधान, या फिर नगर आयुक्त। तो दोस्तों नगर निगम के मुख्य प्रशासक को जो है ना नगर आयुक्त कहा जाता है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या करा है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका जीवन परित्याशा, या फिर शिशु मृत्यु दर, या फिर मौलिक साक्षरता, या फिर ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से सभी। तो दोस्तों जीवन की भौतिक गुणवत्ता का जो सूचक है ना जीवन प्रत्याशा भी है, शिशु मृत्यु दर भी है, और इनके साथ साथ मौलिक साक्षरता भी है, यानी कि ये सभी है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है कि मुद्रा के प्रमुख कार्य है। ऑप्शन ए में आपका दिया विनिमय का माध्यम या फिर मूल्य का मापक या फिर मूल्य का संचय, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से सभी। तो दोस्तों मुद्रा के जो मुख्य कार्य है ना, विनिमय का माध्यम भी है और मूल्य का मापक भी है और इनके साथ साथ मूल्य का संचय भी है, यानी कि ये सभी है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 50 मोस्ट इंपोर्टेंट सामाजिक विज्ञान के जो बिहार बोर्ड पर आधारित ओरिजिनल मॉडल पेपर है ना, उसी मॉडल पेपर को इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 50% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 50% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और इसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि मेजिनी का संबंध किस संगठन से था। ऑप्शन ए में आपका दिया लाल सेना या फिर कार्बोनरी या फिर फिलिक हेटारिया, और ऑप्शन डी में आपका दिया डाइट। काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों मेजिनी का संबंध जो है ना किस संगठन से था, कार्बोनरी संगठन से था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए में आपको पीने का बर्तन या फिर पानी रखने की मिट्टी का पात्र या फिर रूस का सामंत, और ऑप्शन डी में आपका दिया रूस का सम्राट। तो दोस्तों रूस में जो जार का अर्थ होता है ना रूस का सम्राट, यानी कि रूस का राजा होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया क्रांतिकारी आंदोलन या फिर धार्मिक आंदोलन, और ऑप्शन सी में आपका दिया समाजवादी समर्थक आंदोलन या फिर क्रांतिकारी धार्मिक। तो दोस्तों हुआ आंदोलन जो है ना ये क्रांतिकारी और धार्मिक दोनों प्रकृति का था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है कि भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, यानी कि भारत में खिलाफत आंदोलन जो है ना कब शुरू हुआ। तो ऑप्शन ए में आपका दिया 1920 ईस्वी में या फिर 1922 ईस्वी में या फिर 1924 ईस्वी में या फिर 1926 ईस्वी में। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं भारत में जो खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था ना 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है। 1917 में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपको देखो कोलकाता में या फिर दिल्ली में या फिर मुंबई में या फिर पटना में। तो दोस्तों 1917 में भारत में जो पहला जूट मिल स्थापित किया गया था ना कोलकाता में स्थापित किया गया था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो ना तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या कराए कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। ऑप्शन ए में आपको दिया श्रमिक वर्ग का या फिर मध्यम वर्ग का या फिर कृषक वर्ग का, और ऑप्शन डी में आपका दिया उपयुक्त सभी। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो है ना श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग और कृषक वर्ग ये सभी वर्ग का जो है ना शोषण हुआ। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि काफी महत्वपूर्ण है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग में से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। ऑप्शन ए में आपका तो सूती मार्ग या फिर रेशम मार्ग या फिर उत्तर पथ या फिर दक्षिणी पथ। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं प्राचीन काल में जो है ना रेशम मार्ग स्थल से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक परीक्षा के लिए ये 50% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न क्या कराए कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम कौन सा पुस्तक की छपाई की। ऑप्शन ए में आपको दिया कुरान या फिर गीता या फिर हदीस, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है बाइबिल। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम जो है ना बाइबिल पुस्तक की छपाई की। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न क्या कराए कि राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपको राज राम मोहन राय या फिर महात्मा गांधी या फिर दादा भाई नौरोजी, और ऑप्शन डी में आपका दिया भारतेंदु हरिश्चंद्र। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो राष्ट्रपिता के नाम से जो है ना महात्मा गांधी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे
20 नंबर प्रश्न क्या कराया कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ उद्योगपति वर्ग या फिर पूंजीपति वर्ग या फिर श्रमिक वर्ग या फिर मध्यम वर्ग। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं जो ये मध्य वर्ग है ना, ये सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 50 मोस्ट इंपोर्टेंट सामाजिक विज्ञान के अति महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं और ये 50% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 50% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न क्या कराए कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है किससे। ऑप्शन ए में आपका दिया स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर या फिर समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका या फिर बालक और बालिकाओं की संख्या अनुपात या फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का अधिकार ना मिलना। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं ना तो हमारा अभिप्राय होता है समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए में आपका दिया लिखित संविधान या फिर शक्तियों का विभाजन या फिर इकहरी शासन व्यवस्था या फिर सर्वोच्च न्यायालय। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं जो ये इकहरी शासन व्यवस्था है ना ये संघ राज्य की विशेषता नहीं है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है और बहुत बार आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। क्वेश्चन से एक रहा कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है मोरारजी देसाई ने या फिर नीतीश कुमार ने या फिर ऑप्शन सी में आपका दिया इंदिरा गांधी ने या फिर जयप्रकाश नारायण ने। तो दोस्तों बिहार में जो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है ना जयप्रकाश नारायण ने किया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न क्या कराए कि इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। यहाँ पे बात होगा, ठीक है। तो आप लोगों को बता देते हैं ऑप्शन ए में आपका दिया कानून के समक्ष समानता या फिर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव या फिर उत्तरदायी शासन व्यवस्था और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है बहुसंख्यों का शासन। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो यहाँ पे जो है ना ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया बहुसंख्यों का शासन, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये जो है ना लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की गई। ऑप्शन ए में आपका दिया प्रस्तावना में या फिर पाठ या फिर कानूनी पुस्तक और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है नागरिक शास्त्र। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है निम्नलिखित में से जो है ना ये आपका प्रस्तावना जो है ना एक प्रकार का क्या है प्रस्तावना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 50 ऐसे वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 50% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 50% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो प्लीज दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और उसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों लास्ट में आप लोग को कमेंट करके भी बताना है कि 50% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न क्या कराए कि किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से भी अधिक हो गई। ऑप्शन ए में आपका दिया 16वीं लोकसभा या फिर 15वीं लोकसभा या फिर 17वीं लोकसभा और ऑप्शन डी में आपका दिया 20वीं लोकसभा। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो 15वीं लोकसभा चुनाव में जो है ना महिलाओं की भागीदारी लगभग जो है ना 10% से भी अधिक हो गई थी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है क्या कराए कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है। ऑप्शन ए में आपका जनता दल यूनाइटेड या फिर डीएमके या फिर लोक जनशक्ति पार्टी और ऑप्शन डी में आपका दिया भारतीय जनता पार्टी। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जो है ना ये राष्ट्रीय दल है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा जिसे हम लोग बीजेपी कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है। ऑप्शन ए में आपका राजनीतिक दल को या फिर सामाजिक दल को या फिर मानवीय दल को और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है नागरिक दल को। तो दोस्तों लोकतंत्र का प्राण जो है ना राजनीतिक दल को कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं आप 29 नंबर प्रश्न क्या करा कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूची में हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका था 3 या फिर 2 या फिर 1 और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 4। तो दोस्तों भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन जो है ना 3 सूचियों में हुआ। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। ऑप्शन ए में आपको मार्टिन लूथर किंग या फिर महात्मा गांधी या फिर ओलंपिक धावक टॉनी स्मिथ एवं जॉन कॉलेज और ऑप्शन डी में आपका जेड गोडी। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये जेड गोडी जो है ना लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 50 वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 50% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना वो देखने को मिलेगा। ये 50% जो है ना आपका ललन डब क्वेश्चन है। ये जो है ना 50% ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे ही जाएंगे, ये मेरा गारंटी है। और दोस्तों ये 50% में से जो भी प्रश्न अगर याद ना हो तो उस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा और उसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न क्या करा कि सासाराम नगर का विकास हुआ था। ऑप्शन ए में आपका मध्य युग में या फिर प्राचीन युग में और ऑप्शन सी में आपका दिया वर्तमान युग में या फिर आधुनिक युग में। तो दोस्तों सासाराम नगर का जो विकास हुआ था ना मध्य युग में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न क्या करा है कि अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजित नगर था। यानी कि जब बिहार का विभाजित नहीं हुआ था ना कौन एकमात्र नियोजित नगर था। ऑप्शन ए में आपको था पटना नगर या फिर मुंगेर या फिर जमशेदपुर या फिर गया। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये जमशेदपुर जो है ना जब बिहार का विभाजन नहीं हुआ था एकमात्र नियोजित नगर था। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है। ऑप्शन ए में आपको जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन या फिर पटना हवाई अड्डा या फिर राजेंद्र प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या फिर बिहार हवाई अड्डा। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं पटना हवाई अड्डा का जो नाम है ना जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि बिहार में रज्जु मार्ग कहाँ है। ऑप्शन ए में आपको बिहार शरीफ में या फिर राजगीर में या फिर गया में और ऑप्शन डी में आपका दिया बांका में। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों बिहार में जो रज्जु मार्ग है ना राजगीर में है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं 35 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि बिहार में खनिज तेल की संभावना है। ऑप्शन ए में आपका हिमाचल क्षेत्र में या फिर उत्तर बिहारी मैदान में या फिर दक्षिण बिहारी मैदान में और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है दक्षिण बिहार की पहाड़ियों में। काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं बिहार में जो खनिज तेल की संभावना है ना हिमाचल के क्षेत्र में है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और लास्ट में आप लोग को कमेंट करके भी बताना है कि 50% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न क्या करा है कि कांवर झील स्थित है। ऑप्शन ए में आपका दिया दरभंगा जिला में या फिर भागलपुर जिला में या फिर बेगूसराय जिला में और ऑप्शन डी में आपका दिया मुजफ्फरपुर जिला में। तो दोस्तों ये कांवर झील जो है ना कहाँ पे स्थित है बेगूसराय जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपको राजगीर में या फिर बोध गया में या फिर बिहार शरीफ में और ऑप्शन डी में आपको पटना में। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों संजय गांधी जैविक उद्यान जो है ना ये एक प्रकार का गोलघर है और ये गोलघर जो है ना पटना में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है। ऑप्शन ए में आपका पूर्व पश्चिमी गलियारा या फिर एक्सप्रेसवे या फिर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग या फिर सीमांत सड़कें। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं कि सड़कों का जो है ना एक वर्ग नहीं है। पूर्वी पश्चिमी गलियारा ये जो है ना सड़कों का एक वर्ग नहीं है। इनके अलावा एक्सप्रेसवे स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग और सीमांत सड़कें ये तीनों जो है ना आपका सड़कों का वर्ग है, लेकिन पूर्वी पश्चिमी गलियारा नहीं है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न क्या करा है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वो देश कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया अविकसित या फिर विकसित या फिर अर्ध विकसित और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जिस भी देश के राष्ट्रीय अधिक होता है ना वो देश विकसित देश कहलाता है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कीजिएगा ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो ना तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 40वें प्रश्न को। देखिएगा क्या करा है कि भारत के किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपको बिहार या फिर पंजाब या फिर हरियाणा या फिर गोवा। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं कि ये गोवा एक जो है ना राज्य है जिनकी प्रति व्यक्ति है क्या है सबसे ज्यादा है, और बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति क्या है सबसे कम है। इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 41वें प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन का जवाब जो है ना आप लोग कमेंट करते हुए जाइएगा और देखिएगा यहाँ क्वेश्चन ये कराए कि निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है। ऑप्शन ए में आपका विनिमय का माध्यम या फिर मूल्य का मापक या फिर मूल्य का संचयन, और ऑप्शन डी में आपका उत्पादन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न जो है ना काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये उत्पादन जो है ना ये मुद्रा का कार्य नहीं है। इनके अलावा विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक और मूल्य का संचयन, ये तीनों जो है ना मुद्रा का कार्य है। इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं 42वें प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिए क्वेश्चन से करा कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, यानी कि सेंट्रल बैंक कौन है। ऑप्शन ए में आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर पंजाब नेशनल बैंक। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई जो है ना ये भारत का सेंट्रल बैंक है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल मैट्रिक परीक्षा के लिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 43वें प्रश्न को। देखिएगा क्या करा है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपको तो कोयला या फिर पेट्रोलियम या फिर विद्युत, और ऑप्शन डी में आपका इनमें से सभी। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है ना कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है और इनके साथ साथ विद्युत भी है, यानी कि ये सभी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 44वें प्रश्न को। देखिएगा क्या करा है कि आर्थिक विकास संबंधित है। ऑप्शन ए में आपका परिणात्मक परिवर्तन से या फिर गुणात्मक परिवर्तन से या फिर दोनों एवं भी दोनों, और ऑप्शन डी में आपका इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण है, ये भी प्रश्न जो है ना आपके मैट्रिक परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आर्थिक विकास का जो संबंध है ना परिणात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन यानी कि ये दोनों परिवर्तन से है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं 45वें प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिए क्वेश्चन से एक है कि निम्नलिखित में से किसे बाढ़ के समय सबसे अधिक हानि होती है। ऑप्शन ए में आपको तो फसल को या फिर पशुओं को या फिर भवनों को, और ऑप्शन डी में आपका दिया उपयुक्त सभी को। तो दोस्तों जो है ना बाढ़ के समय फसलों को, पशुओं को और भवनों को यानी कि ये सभी को जो है ना सबसे अधिक हानि होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो ना तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 46वां प्रश्न क्या करा है कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए में आपका केबल का टूट जाना या फिर संचार टावरों की दूरी, और ऑप्शन सी में आपका टावर की ऊंचाई से कमी, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों सामान्य संचार व्यवस्था के जो बाधित होने का मुख्य कारण होता है ना केबल का टूट जाना होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 47वां प्रश्न क्या करा है कि आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है। ऑप्शन ए में आपको तो ठंडा पानी डालना चाहिए या फिर गर्म पानी डालना चाहिए या फिर अस्पताल पहुंचना चाहिए या फिर ऑप्शन डी में आपका इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति को आग लगे ना तो प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए, ठंडा पानी डालना चाहिए, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 48वें प्रश्न को। देखिएगा क्या करा है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है। ऑप्शन ए में आपको तो भूकंप केंद्र या फिर अधिक केंद्र या फिर अणु केंद्र, और ऑप्शन डी में आपका इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को जो है ना अधिक केंद्र कहा जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न क्या करा है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए में आपको 1 अप्रैल को या फिर 1 मई को या फिर 15 अप्रैल को, और ऑप्शन डी में आपको मार्च में। काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों मजदूर दिवस जो है ना 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन ये करा है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। ऑप्शन ए में आपका इंग्लैंड वासी या फ्रांसीसी या फिर पुर्तगाली या फिर डच। तो दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हिंद चीन पहुंचने वाले जो प्रथम व्यापारी थे ना कौन थे, पुर्तगाली थे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख चुके हैं, और ये 50% को अच्छी तरह से कंसंट्रेट होके एक एक प्रश्न को याद कर लेते हैं ना तो ये 50% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना वो देखने को मिलेगा। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके भी बताइए कि 50% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। इसका जवाब जो है ना आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न जो स्पेशली आपके लिए लिया गया, इसका भी जवाब जो है ना आप लोग को इसी वीडियो में कमेंट करके बता देना। देखिएगा क्वेश्चन से रहा कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, ऑप्शन ए में आपका है सार्वजनिक टेलीफोन, या फिर मोबाइल, या फिर वॉकी टॉकी, या फिर रेडियो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से जाइए कमेंट करके आप लोग हमें जरूर बताइएगा। और साथ में बताना है कि 50% में से पहले से आप लोगों को कितना परसेंट याद था, क्योंकि ये 50% काफी महत्वपूर्ण है। 100% ये 50% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 में देखने को मिलेगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं आप। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी जो है ना अपने बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स से पास आउट हो सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।